चलिए देखिए, तो हमने देखा है सिलिकॉन, ये सिलिकॉन जल्दी जल्दी अंडे बना लेते हैं। सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, चलिए ये सब बॉन्ड, ये सब बॉन्ड, चलिए ये हमने देखा ये सिलिकॉन का क्रिस्टल होता था, या ये प्योर सेमीकंडक्टर होता था। इसमें अगर आपको कंडक्टिविटी अच्छी चाहिए तो साहब रूम टेम्परेचर पे तो बहुत बुरी मिलती थी, और अगर आपको कंडक्टिविटी अच्छी चाहिए तो 27 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा के कुछ 100 डिग्री 200 डिग्री इतना करना पड़ता था। तो एक फेल हो गया, किसी काम का नहीं था, क्योंकि हम इतने टेम्परेचर अटेन नहीं कर सकते। चलिए उसके बाद आया एन टाइप सेमीकंडक्टर, जो कि एक्सट्रिंसिक का टाइप था। हमने यहाँ पर एन टाइप में कैसी इम्प्योरिटी मिलाई, याद है, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट यानी जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 5, यानी उसकी वैलेंसी 5 हो। ठीक है, तो हमने देखा अच्छा एटम भी वो मिलाएंगे, ऐसे 5 वैलेंसी वाले तो बहुत सारे एलिमेंट, लेकिन एटम भी सिर्फ वो मिलाएंगे जिनके एटम का साइज इनसे ज़रा सा बड़ा या ज़रा सा छोटा। तो हमने देखा साहब सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14। तो या तो 13 12 या 15 16 एटॉमिक नंबर वाला। तो हमने देखा था फॉस्फोरस ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर है 15। ठीक है, तो हमने देखा हाँ ये ज़रा सा साइज़ बड़ा होगा इसके एटम का, क्योंकि एटम का साइज़ जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स जितने शेल्स में होंगे, जितनी शेल्स बढ़ती जाएंगी तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो शेल्स भी बढ़ेंगी, एनर्जी शेल्स, तो ज़रा सा बड़ा होगा, बिल्कुल 1 इलेक्ट्रॉन का फ़र्क है। तो हमने सेलेक्ट करा कि साहब हम जो सिलिकॉन के अंदर इम्प्योरिटी मिलाएंगे वो कौन सी, फॉस्फोरस की। अब हमें पता है फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है, 5, यानी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब 2 मेथड होती हैं, वो लास्ट क्लास में है। 2 मेथड कौन सी होती हैं जिससे इम्प्योरिटी को अंदर डालते हैं, इम्प्योरिटी के एटम को। हमने माना हाँ चलो यही ले लो। चलिए अब उन दोनों मेथड में से कोई एक मेथड लगा के हमने फॉस्फोरस की इम्प्योरिटी को अंदर डाला, एक एटम को। तो अब देखिए सिलिकॉन भागा, क्रिस्टल से उसको भगा दिया, और उसकी जगह किसने ले ली, फॉस्फोरस ने। अब फॉस्फोरस की वैलेंसी 5, यानी इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब गिने ज़रा, 1 2 3 4, यहाँ तो 4 ही हैं, एक कहाँ है, तो एक जो इलेक्ट्रॉन है वो है ये अलग से बना दिया मैंने रेड से, ये है वो इलेक्ट्रॉन। क्या ये इलेक्ट्रॉन किसी भी दूसरे एटम से या किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन से बॉन्डेड है, नहीं है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, बॉन्डेड नहीं है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हमने कल बात करी कि साहब हर 10⁸ एटम्स, सॉरी 1 एटम ऑफ इम्प्योरिटी का एक एटम, 1 एटम ऑफ इम्प्योरिटी इज मिक्स्ड इन 10⁸ एटम्स ऑफ सिलिकॉन, यानी 10⁸ सिलिकॉन के एटम्स में, यानी बहुत बड़ी वैल्यू में सिर्फ कितना है एटम इम्प्योरिटी का, 1। तो देखिए ये क्रिस्टल में करोड़ों एटम्स, ठीक है, हर 10⁸ में हमने एक फॉस्फोरस मिला दिया। अब ऐसा एक क्रिस्टल में अप्रॉक्सीमेटली कितने फॉस्फोरस मिलाएंगे, 4। ठीक है भाई, एक क्रिस्टल में कितने एटम्स होते हैं, 10⁻29 एटम्स। तो अगर आप देखें हर 10⁸ एटम्स में एक फॉस्फोरस मिला रहा है, तो ऐसे 10⁻29 एटम्स में कम से कम अप्रॉक्सीमेटली कितने फॉस्फोरस, 4 फॉस्फोरस। तो 4 फॉस्फोरस हमें क्या देंगे, 4 फ्री इलेक्ट्रॉन। एक क्रिस्टल के अंदर से 4 फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो एक सेमीकंडक्टर करोड़ों क्रिस्टल से बनता है। तो उन करोड़ों क्रिस्टल से, हर एक क्रिस्टल से 4 फ्री इलेक्ट्रॉन, तो करोड़ों क्रिस्टल से करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल फ्री हैं और यही कंडक्टिविटी कराएंगे। ठीक है, यही कंडक्टिविटी कराएंगे। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कितने टेम्परेचर पे, यानी रूम टेम्परेचर। तो आप देखिए टेम्परेचर बढ़ाया, नहीं बढ़ाया, बिना टेम्परेचर बढ़ाए सुकून से रूम टेम्परेचर में बैठ के हमें कंडक्टिविटी काफ़ी अच्छी मिल गई, हाई मिल गई। ठीक है, वो किसकी वजह से, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। समझ में आया, ये बात हमने लास्ट टॉपिक में देख ली थी, लास्ट क्लास के। अच्छा आगे आ जाए, चलिए ये तो हो गया। अब चलिए इसी में देखते हैं आगे। अब हम आगे देखें, ये बताइए रूम टेम्परेचर पे क्या कोई बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही होगी, हो रही होगी। एक पूरे सेमीकंडक्टर के अंदर
हम कहें बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही होगी तो हाँ पूरे सेमीकंडक्टर में, ध्यान से सुनना, पूरे यानी करोड़ों क्रिस्टल में 3-4 बॉन्ड टूट रहे होंगे 27 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 3-4 बॉन्ड टूट रहे होंगे। बॉन्ड टूटने से क्या इलेक्ट्रॉन फ्री होता है? होता है ना, हमने देखा ये बॉन्ड, ये बेचारे इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, ये मम्मी या पापा कोई एक, इन्हें दोनों को पकड़ के बैठे, ठीक है। जैसे ही पापा से आज़ादी मिली, अब वो इलेक्ट्रॉन भागेगा वो इलेक्ट्रॉन पहले भागेगा जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो जैसे ही बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन भागा, वो इलेक्ट्रॉन भागा तो मतलब उसने करंट बनाया, ठीक है, कंडक्टिविटी कराई। चलिए, तो 4 बहुत कम 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्री हो रहे होंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देना, जब 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहे हैं तो मैं तो अभी एक शो करता हूँ। जब एक बॉन्ड टूटा, मान लीजिए बॉन्ड टूट गया, तो ऐसे ही बता देता हूँ, बॉन्ड टूट गया, ये इलेक्ट्रॉन तो बैठा हुआ है, इसकी एनर्जी कम थी, ये नहीं भागा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होकर गया और भाग गया, ठीक है, इसको कहते हैं थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या छोड़ के जाएगा? वो होल छोड़ के जाएगा, ठीक है, ठीक है, होल छोड़ के जाएगा। और ऐसे करोड़ों क्रिस्टल में 5-6 बॉन्ड टूट रहे हैं, तो 5-6 क्या जनरेट होंगे? होल, 5-6 जनरेट होंगे होल, तो मतलब आपके होल्स भी जनरेट होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी कुछ जनरेट होंगे बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से। बाकी आपके मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिलेंगे? वो फ्री इलेक्ट्रॉन से जो फास्फोरस अपने साथ लाया था, ठीक है। चलिए अब देखिए ज़रा, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओ, एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ पी एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखना सर, अब एनर्जी लेवल डायग्राम की कहानी बहुत अच्छे से पता है आपको। ये कौन सा बैंड? सबसे ऊपर वाला कंडक्शन बैंड, नीचे वाला कौन सा बैंड? वैलेंस बैंड, ठीक है, ये वैलेंस बैंड। चलिए अब वैलेंस बैंड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड बैठे हुए हैं, ठीक है। ठीक है, ये है बीच में क्या? एनर्जी गैप, खाई, ठीक है, ये एनर्जी गैप है। चलिए अब देखें तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। अच्छा, अब यहाँ पर एक नई वर्ड सुनने को मिलेगा, नया वर्ड तो नहीं है लेकिन नई चीज़ है। ये इस सेमीकंडक्टर की, यानी कौन से? एन टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ रही है। कब बढ़ रही है? जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? डोनेट कर रहा है। भाई फॉस्फोरस कुर्बानी तो दे रहा है अपने इलेक्ट्रॉन की, भले ही फ्री था लेकिन दे तो रहा है, ठीक है, तो डोनेट कर रहा है। तो यहाँ के ये जो आपकी इम्प्योरिटी होती है ये कहलाती है डोनर इम्प्योरिटी। क्या कहलाती है? डोनर इम्प्योरिटी, यानी ऐसी इम्प्योरिटी जो कि दान कर रही है, डोनेट कर रही है कंडक्टिविटी को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। अब ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है, समझ में आया तनिष्क, ठीक है। डोनर क्यों? दान कर रही है, भाई इसके पास एक्स्ट्रा था, भले ही एक्स्ट्रा था, फ्री था, सब कुछ था, लेकिन था तो इसी का ना, ठीक है। आपके पास 2 आँखें हैं, ठीक है, आप किसी को दे दें तो भाई आपकी है ना, हाँ, किसी को मार के उसकी आँख निकाल के दे दें वो एक अलग बात है ना, तो वो दान करना नहीं कहलाएगा। दान करना यानी आपकी खुद की चीज़ आपने किसी और को दे दी, तो फॉस्फोरस का खुद का इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया, तो डोनर इम्प्योरिटी कहलाती है, ठीक है। अब देखिए एनर्जी लेवल डायग्राम हमने सीखा साहब। एनर्जी लेवल डायग्राम में ये होता है कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ होते हैं बेहोश पड़े रहते हैं, इन्हें एनर्जी मिलती है तो ये जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। अब आप देखें कि रूम टेम्परेचर पे तो साहब बॉन्ड टूटे, कितने बॉन्ड टूटे? 4-5 बॉन्ड टूटे, तो उनके 4-5 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए और ये कहाँ चले गए? कंडक्शन बैंड में, 4 ही मान लिए, ठीक है, चले गए। अब ध्यान देना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? भाई आप खुद सोचिए, ये फ्री इलेक्ट्रॉन को, भाई हम रूम टेम्परेचर पे हैं और आपको पता है सिलिकॉन के केस में रूम टेम्परेचर पे हर एक इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी चाहिए जंप करने के लिए? हाँ, बहुत अच्छे 0.72, और जर्मेनियम 0.5 के आसपास, ठीक है, ये एनर्जी चाहिए। जर्मेनियम को, अभी तो हम बात कर रहे हैं सिलिकॉन की, तो साहब 0.72 चाहिए, जो कि रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं होती,
तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे कंडक्शन बैंड में पहुंचा, कैसे कंडक्टिविटी कराई? तो ये माना जाता है कि वो अरे यार ये यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख देता हूँ, सिलिकॉन का लिख देता हूँ सिर्फ, बाकी 0.72, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हर एक इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी कम से कम सिलिकॉन के चाहिए कि वो यहाँ से कूद के कहाँ चले जाए, ऊपर। अब हम देखें कि साहब ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये तो सारे के सारे पहुँच गए, तो इनके पास एनर्जी कहाँ से आई? और हम तो काय में बैठे हैं, रूम टेम्परेचर में, ठीक है। तो एक्चुअली ये माना जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स तो भाई फ्री थे, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री थे। ये बिल्कुल आखिरी शेल में थे, काय के? फॉस्फोरस के आखिरी शेल में। इनको रिमूव करने के लिए बहुत थोड़ी सी एनर्जी लगेगी। कितनी लगेगी? 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए बहुत थोड़ी एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो ये माना जाता है, ये एक लाइन बनाई मैंने एनर्जी लेवल डायग्राम में, इस लाइन को कहते हैं डोनर लेवल। क्या कहते हैं? डोनर लेवल। तो ये माना जाता है एन टाइप के अंदर कि साहब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ था ही नहीं, फ्री वाला इलेक्ट्रॉन। देखो आप ज़रा सोचो, थोड़ा सा दिमाग में इमेजिन करो, जेल में बंद है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये बॉन्डेड, पापा बैठे हुए हैं, जेल में बंद है, या कोई कैदी है, ये जेल है, दोनों तरफ से बंद है, ठीक है, एक ही बॉन्ड है हालांकि, जेल में बंद है। उसको भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले जेल तोड़ना पड़ेगी, फिर उसको भगाना पड़ेगा, तब जाके वो जेल के बाहर पहुंचेगा, ठीक है, तब जाके जेल के बाहर पहुंचेगा, ठीक है। ये वो इलेक्ट्रॉन है। और ज़रा इस इलेक्ट्रॉन की कहानी, भाई जेल से ये पहले ही आज़ाद है, ये सिर्फ बाहर खड़ा है, ये सिर्फ जेल के बाहर खड़ा है, इसको सिर्फ भगाने के लिए एनर्जी देना है, ठीक है। फिर से बात सुनना, ये इलेक्ट्रॉन जेल में बंद है, इनको भगाने के लिए पहले तो जेल से आज़ाद कराना पड़ेगा, उसमें एनर्जी, फिर जेल से आज़ाद करके जेल के बाहर ले जाना पड़ेगा, उसमें एनर्जी, फिर बाहर ले जाके भगाना पड़ेगा, 3 एनर्जी चाहिए। और ये वाला इलेक्ट्रॉन जेल से आज़ाद है, जेल से बाहर भी है, सिर्फ जेल के बाहर खड़ा है कि भाई कोई एनर्जी मिल जाए, कोई गाड़ी वाड़ी मिल जाए तो मैं भाग जाऊँ। तो बताइए, इसकी एनर्जी बहुत कम भागने में, और इन इलेक्ट्रॉन्स को भगाने में एनर्जी बहुत ज़्यादा। तो देखिए, ये माना जाता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन थर्ड स्टेज पे था। इलेक्ट्रॉन, ये जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कहाँ थे? थर्ड स्टेज पे। ये वैलेंस बैंड में नहीं थे, क्योंकि वैलेंस बैंड में होते तो फिर तो इतनी एनर्जी चाहिए थी। ये इलेक्ट्रॉन्स आपके थर्ड स्टेज में थे। तो ये माना जाता है कि ये जो डोनर लेवल मैंने बनाया, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बैठे हुए थे, ठीक है भाई। 2 स्टेज की एनर्जी मिल चुकी थी इन्हें, पहले ही कभी मिल गई होगी, ठीक है। 2 स्टेज की एनर्जी मिल गई थी, आधा रास्ता, आधी खाई, 75% खाई उन्होंने क्रॉस कर ली। सिर्फ 25% खाई के लिए एनर्जी चाहिए, वो उन्हें रूम टेम्परेचर पे मिल जाएगी, और वो सीधे डोनर लेवल से कहाँ कूदेंगे? कंडक्शन बैंड में, और करंट फ्लो कराएंगे। समझ में आया है? डोनर लेवल वो हम क्या करते हैं, ज़रा सा कंडक्शन बैंड से नीचे एक लेवल बना लेते हैं, उसको कहते हैं डोनर लेवल। ये मानते हैं कि ये जो फॉस्फोरस का फ्री इलेक्ट्रॉन था, भाई इसे ज़रा सी एनर्जी चाहिए और ये कंडक्शन बैंड में जाके करंट फ्लो कराएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में नहीं है, क्योंकि अगर वैलेंस बैंड में होता तो इसको कितनी एनर्जी चाहिए होती? 0.72। और हम कौन से टेम्परेचर में बैठे? रूम टेम्परेचर 27 डिग्री, जो कि इतनी एनर्जी नहीं दे सकता इलेक्ट्रॉन को। तो ये इलेक्ट्रॉन जो था फ्री वाला, ये एक्चुअली डोनर लेवल पे बैठा हुआ था, और डोनर लेवल का आप एनर्जी गैप देखो ज़रा सा, कितना छोटा, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे इसे सिर्फ कितनी एनर्जी चाहिए कूदने के लिए? इतनी, जो कि बहुत आसानी से पॉसिबल है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, ठीक है। समझ में आया? ये आपका है एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक। चलिए अब आगे देखें। अब आगे देखिए ज़रा, ये रब कर देता हूँ, ठीक ठीक। ये आपका पहले भी बना हुआ है ना, ये एनर्जी लेवल डायग्राम बना लेना, अभी बता रहा हूँ। अच्छा, सारे पॉइंट्स में इसके क्लियर लिखवा दूँगा। अब देखना आगे ज़रा, NE, अरे देखो देखो इधर देखो, NE यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम क्या होते हैं? इसको कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट नाम का वर्ड मैथ्स में 10th क्लास में सुना है, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती? ये एक हाथ क्या होता है? 1 मीटर का होता है। 1 मीटर का क्यूब दिमाग में कंसिडर करिए। वॉल्यूम क्या होती है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू
हाइट, 1 मीटर ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, बन गया क्यूब। तो हर एक मीटर के क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसे कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए ज़रा, हम बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखिए मुझे बताइए 90% इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप भूल जाइए, पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि कंडक्शन बैंड में गए और करंट फ्लो करा रहा है, 90% इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा? इम्प्योरिटी। ठीक है, ड्यू टू इम्प्योरिटी। ठीक है, ड्यू टू इम्प्योरिटी। और बचे 10% कौन देगा? ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर हुई ये कहानी भाई? 90% कौन दे रहा है? वो करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन्स पूरे सेमीकंडक्टर के, और कुछ 4-5 इलेक्ट्रॉन ये कौन दे रहा है? जो कि बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। ठीक है, चलिए अब NH यानी नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, नंबर ऑफ होल्स। अब होल्स की भी बात है, ये भी ध्यान रखना भाई। जब कोवेलेंट बॉन्ड 4 ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड 4 ब्रेक हो रहे हैं, एक ये ब्रेक, एक ये ब्रेक, एक ये ब्रेक, एक ये ब्रेक, तो इनसे निकले 4 इलेक्ट्रॉन फ्री, वो कंडक्शन बैंड में जा चुके, 4 फ्री इलेक्ट्रॉन। तो भाई जब ये इन इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह छोड़ी होगी तो क्या बना होगा इनकी जगह पे? होल होल होल। तो कितने होल बने? 4 होल भी बने। ठीक है, यानी 4 होल भी बने, यानी इन कंडक्शन बैंड, वो सॉरी वैलेंस बैंड के अंदर आपके 4 होल भी बनेंगे, क्योंकि ये वो इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि बॉन्डेड थे, पापा पकड़ के बैठे थे जिनको। ठीक है, उनमें से 4 आज़ाद हुए, तो 4 आज़ाद होके ये चले गए और अपनी जगह क्या छोड़ गए? होल्स, वैकेंसी छोड़ गए। ठीक है, समझ में आए? अब नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ होल्स कहाँ से मिलेंगे? ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, यहाँ भी वही चीज़ आएगी, क्योंकि आपको अच्छे से अब पता है कि जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन निकल कर जाता है और अपनी जगह होल छोड़ के जाता है। समझ में आई ये कहानी भी? चलिए आगे, अभी सब लिख लेना इकट्ठा, फिर मैं पॉइंट्स लिखवाऊंगा तो सब क्लियर रहेंगे। हमेशा आंसर आपकी मर्ज़ी, मैं पॉइंट्स लिखवाता जा रहा हूँ, हर टॉपिक में मैं पॉइंट्स लिखवाऊंगा। ठीक है, मैंने ये बहुत सारे टॉपर्स की कॉपी से एनालाइज करा, CBSE के और MP बोर्ड के, पॉइंट्स में आंसर लिखते हैं वो हर। अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहो पैरा में लिखना, किसी को शौक हो कि मैं तो बड़ा सारा पैरा लिखूंगा, सारे पॉइंट्स को मिला दीजिए, एक एक पैरा करके लिख दीजिए। पॉइंट्स में लिखें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए तो अभी मैं सारे पॉइंट्स आगे के लिखवा रहा हूँ। आगे देखिए, अब आपसे सवाल, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स चार्ज कैरियर्स कहलाते हैं, बता दिया। ठीक है, अब ये बताइए मुझे एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। भाई करोड़ों की तादाद किसकी है? इलेक्ट्रॉन्स की। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप। ठीक है, चलिए दूसरी चीज, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर, चलिए माइनॉरिटी कौन होंगे? होल्स। भाई कम कौन है? होल्स। ज्यादा कौन है? इलेक्ट्रॉन। आर होल्स इन एन टाइप। समझ में आया? ठीक है, सारी बातें समझा दी। चलिए तो ये आपके होल्स हो गए। ठीक है, सारी बात समझ में आई। 90% किसकी वजह से आएंगे? इम्प्योरिटी एटम की वजह से। ठीक है, ड्यू टू इम्प्योरिटी एटम फ्री इलेक्ट्रॉन, इम्प्योरिटी एटम के फ्री इलेक्ट्रॉन। 10% आएंगे ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब आखिरी बात, फिर टॉपिक ख़त्म। ये सवाल आपसे,
क्या ये सेमीकंडक्टर जो अभी मैंने बनाया सिलिकॉन का, जिसमें ये इम्प्योरिटी का हर 10⁸ पे एक इम्प्योरिटी का एटम है, क्या ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा? आपको पता है। अच्छा चलो, एटम, ये एक एटम है, सिंपल एटम किसी का भी, क्या ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है? केमिस्ट्री सबने पढ़ी है 11th क्लास की। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अरे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? अच्छा हाँ, इकरा बताएंगे क्या होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब? उसका चार्ज नहीं है। उसके चार्ज नहीं। ओवरऑल चार्ज नहीं हो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन ओवरऑल चार्ज का मतलब भाई बैलेंसिंग सुनी, ठीक है? जैसे अभी 1 2 3 4 5 6 गर्ल्स हैं और लड़के कितने हैं? 3। अभी बैलेंसिंग है आप दोनों में? नहीं है। यहाँ बैलेंसिंग करने के लिए कितने और चाहिए? 3 और चाहिए, ठीक है? तो फिर कहलाएगा कि क्लास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। 6 लड़के 6 लड़की हैं, ठीक है? उसी तरह किसी एटम के अंदर बीच में कौन होते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन होते हैं? प्रोटॉन भाई, है ना? और कौन घूमते हैं आसपास? इलेक्ट्रॉन भाई। किसी एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए जितने उसमें प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो दुनिया के सारे एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अब मुझे सोच के बताइए इस चीज़ से क्या, अच्छा एक चीज़ और, आपका हमेशा जितने प्रोटॉन्स होंगे किसी एटम में उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? वही आपका एटॉमिक नंबर कहलाता है, ठीक है? अब सोचकर बताइए इस बात से, क्या ये अभी जो मैंने सिलिकॉन का एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया ये होगा या नहीं होगा? अरे सोच के बोलो। लाने के बाद नहीं होगा, लाने के बाद। अच्छा जी, आप लोग सोचिए ज़रा, 30 सेकंड का टाइम लीजिए। सिलिकॉन का पीछे आपका बना ही हुआ है सबका, निकालिए या फिर जो दिमाग में अभी देखा आपने उसको सोचिए, क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा? सोचो। हाँ ज़ैद भाई, होगा? क्यों? होल्स? हाँ बताओ। देखो अब जी, इकरा, जोया, किस नतीजे पे पहुँचे आप लोग? नहीं होगा? अच्छा चलिए, मैंने क्या लिखा? होगा। चलिए देखिए अब ज़रा स्ट्रक्चर को कंसिडर करिए। ये सिलिकॉन था, ये एक बीच में फॉस्फोरस आ गया था, यहाँ भी सिलिकॉन था, यहाँ भी सिलिकॉन था, नीचे भी सिलिकॉन था और ऐसे बहुत सारे थे। ये ठीक है, चलिए। और यहाँ पर एक इसका फ्री इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखना, अभी मैंने बताया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही नंबर ऑफ, हाँ क्या कह रहा होगा नहीं होगा? एक जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो उसमें से 10 डेवलप होता है, अगर इलेक्ट्रॉन जाता तो 10 डेवलप होता। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है बाहर तो कुछ तो पहले से न्यूट्रल होगा, पहले न्यूट्रल बाद में होगा नहीं होगा ये बताओ? न्यूट्रल होगा। हाँ सही बोला, ठीक है। अब देखिए क्यों होगा न्यूट्रल। भाई जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट ये है जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए, तो तनिष्क ने पहले सही बोला कि एक बात तो सही बोली कि इम्प्योरिटी आने से पहले जो सेमीकंडक्टर प्योर था वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। अब इम्प्योरिटी के बाद है या नहीं? तो देखिए इम्प्योरिटी आने के बाद क्या चेंज आया? इम्प्योरिटी आने के बाद जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब आप कहेंगे साहब ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन आया तो अपने साथ आपका दिमाग इस इलेक्ट्रॉन पे लगा हुआ था, ठीक है, आपने इन सब को नहीं देखा। अब देखिए अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को भूल जाऊं, ठीक है, मैं मानूं फॉस्फोरस की 4 वैलेंसी, हो गया न्यूट्रल, हो गया। लेकिन ये तो था, इसको सच को तो झुटला नहीं सकते, ये तो था। तो भाई ये इलेक्ट्रॉन अगर आया तो ये अपने साथ क्या लाया होगा? अरे इलेक्ट्रॉन आया तो अपने साथ क्या लाया होगा? एटम ज़रा कंसीडर करिए, एटम ज़रा कंसीडर करिए। फॉस्फोरस का एटम, तो बीच में न्यूक्लियस और ये उसके इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो भाई हर एक जितने भी टोटल आपके 15 Z कितना होता है 15, यानी 15 इलेक्ट्रॉन, तो 15 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 15 ही प्रोटॉन्स होंगे। तो आपने बस ये नहीं सोचा कि ये बॉन्डेड नहीं है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू तो है इसकी। ये इलेक्ट्रॉन अगर भले ही फ्री है लेकिन ये अपने साथ एक प्रोटॉन भी लाया है, अपना साथी को लाया है। ये भले ही फ्री है, किसी से बॉन्डेड नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इसके एटम के अंदर इसका प्रोटॉन भी न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, अब बताइए हो गया, समझ में आया? देखिए पहले नहीं था, मान लीजिए फॉस्फोरस के 4 ही इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है साहब, हो गया न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल हो गया। फॉस्फोरस के अंदर 4 थे, मतलब 4 वैलेंस के लिए 14 थे, मैं कहूँ फॉस्फोरस में फॉर एग्जाम्पल 14 थे, ठीक है, सब बॉन्डेड हो गए सब कुछ। और आपका इलेक्ट्रॉन जो आपका सेमीकंडक्टर है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो 5वां था, ये जो फ्री था, ये भले ही फ्री था लेकिन इसके होने की वजह से इसका प्रोटॉन भी तो होगा इसके न्यूक्लियस में, होगा, तो भाई बैलेंसिंग हो गई, एक बड़ा तो एक लाया भी तो वो अपने साथ। ये पहले नहीं था, ये आ गया, तो जैसे ही ये आया तो अपने साथ अपने एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी लाएगा। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा अपने साथ अपने एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी लाएगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपने साथ अपने एटम के अंदर के न्यूक्लियस के प्रोटॉन को भी ले जाएगा। ठीक है, बहुत दोस्ती है, तुम चलो तो हम भी चलें, तुम रुको तो हम भी रुको। ठीक है, चलिए समझ में आया? तो एन टाइप आर इलेक्ट्रिकल